नमस्कार। कार्यक्रम मुद्दा में बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज के कार्यक्रम मुद्दा का विषय है चीन को देना होगा सबक। दरअसल चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। हाल में जारी किए गए नक्शे में चीन ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश के एक हिस्से को अक्साई चीन बता दिया है। एक और चीन लद्दाख में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भारत के साथ बातचीत का दिखावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में सीमा विवाद को हवा देने की कोशिश कर रहा है। खबर देखते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। भारत और चीन के बीच लंबे समय से सीमा विवाद चला आ रहा है। गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद तनाव ज्यादा बढ़ गया, लेकिन तनाव कम करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। कई मुलाकात के बाद भी तनाव कम नहीं हो रहा है। हाल ही में ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच हुई औपचारिक मुलाकात के बाद ऐसा माना जाने लगा कि चीन भारत शायद गंभीरता से सीमा विवाद सुलझा लेंगे, लेकिन चीन ने हमेशा की तरह एक बार फिर अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। हाल ही में चीन ने एक नक्शा जारी किया है जिसमें भारत के इलाकों को उसने अपने देश का हिस्सा बताया है। दरअसल ग्लोबल पोस्ट ने एक खबर दिखाई है जिसमें चीन की कम्युनिस्ट सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स द्वारा पोस्ट किए गए मैप में अरुणाचल प्रदेश, जिसे चीन दक्षिण तिब्बत के रूप में दावा करता है और 1962 के युद्ध में अक्साई चीन पर कब्जा किया गया था, उसे चीन ने अपना हिस्सा दर्शाया है। वहीं भारत ने चीन से बार बार कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। मैप में ताइवान के अलग द्वीप और दक्षिण चीन सागर के एक बड़े हिस्से पर दावा करने वाली 9 डैश लाइन पर चीन के दावों को भी शामिल किया गया है। चीन ताइवान को अपनी मुख्य भूमि का हिस्सा होने का दावा करता है और मुख्य भूमि के साथ इसका एकीकरण चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के संकल्पित उद्देश्य का हिस्सा है। वहीं वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान भी दक्षिण चीन सागर क्षेत्र पर अपना दावा करते हैं। इस मामले को लेकर अब भारत में विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं। Chinese maps are preposterous. They are not in sync with the history of the Sino-Indian border dispute. China has no claim whatsoever on Arunachal Pradesh. The border in the eastern sector is the McMahon line, which has been recognized since 1913. The only pending issue between India and China is the vacation of those 2,000 square kilometers, which China has illegally occupied. आपको बता दें कि हाल ही में ब्रिक्स देशों की बैठक के बाद पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच औपचारिक मुलाकात हुई थी, जिसमें सीमा विवाद कम करने को लेकर चर्चा की गई थी। तब सवाल ये खड़े हुए थे कि क्या चीन पर भरोसा करना उचित है, और अब एक बार फिर चीन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि भारत में अगले महीने होने जा रहे G20 समिट से पहले चीन ने अपना रंग एक बार फिर दिखा दिया है। सोमवार को चीन ने अपना ऑफिशियल मैप जारी कर विवाद शुरू कर दिया। कारण, इस मैच में चीन ने अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन क्षेत्र, ताइवान और विवादित दक्षिण चीन सागर पर उसके दावों सहित विवादित क्षेत्रों को शामिल किया है। और ये सारा मुद्दा एक बार फिर से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी उम्मीद की जा रही थी ब्रिक्स के बाद कि औपचारिक मुलाकात हुई है, कुछ बात तो हुई है, शायद कुछ हल निकल पाए। इतनी गंभीरता चीन दिखा रहा होगा, रंग दिखाना फिर शुरू कर दिया। और कुछ दिन पहले लद्दाख पहुंचे थे राहुल गांधी, कांग्रेस नेता। उन्होंने भी इशारा किया था कि चीन ऐसा कर चुका है। सियासत भी इस पर फिर शुरू हो गई और सियासत लगातार जारी। लेकिन असल में सच्चाई क्या है? इस नक्शे के बाद क्या हम इससे पहले भरोसा नहीं करते थे, तो अब क्या भरोसा करेंगे? क्योंकि G20 की जो समिट होनी है उसमें भी हिस्सा लेना है, शी जिनपिंग को मुलाकात होगी। तो कितनी गंभीरता से लिया जाए चीन की इस बात को और क्या कदम होगा भारत को, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज। रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र ओझा जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। सिवाच जी, आज आपसे शुरू करना चाहेंगे और थोड़ा समझना चाहेंगे, ये जो नक्शा जारी किया गया है, ऐसा तो नहीं है कि पहली बार इस तरह की घटना सामने आई हो, लेकिन अब जो बात सामने आई है, इतना सब कुछ, इतनी कोशिशों के बाद ये चीजें सामने आना, खासकर तब जब G20 की समिट होने जा रही है, सब लोग वहां मुलाकात करने जा रहे हैं, किस नजरिए से देखते हैं आप? अश्विनी जी। हाँ, देखो सच्चाई ये है कि जिस प्रकार से चीन ने इसको अभी उठाया है, 9-10 तारीख को आपकी ब्रिक्स समिट होनी है।
तो इसकी मतलब ये है कि ये सोची समझी साजिश के तहत चीन ने उठाया है और आपको वो एम्बेरस करना चाहता है, वो बैकफुट पे डालना चाहता है। ये सच्चाई है कि भारत चीन के ऊपर भरोसा कभी नहीं कर सकता। अगर आप देखें 19 कोर कमांडर मीटिंग हो चुकी है और अभी भी डेप्संग और डेप्चो से जो चीन वापस नहीं गया है, वो डिसंगेज नहीं किया और आने वाले समय में भी ऐसा लगता नहीं कि चीन कोई डिसंगेजमेंट स्पेशली डेप्सांग में करेगा। और बार बार चीन आपको बार कहता रहा है कि जो अरुणाचल प्रदेश का इलाका है वो एक साउथ तिब्बत का हिस्सा है और इसी प्रकार अक्साई चीन को वो अपना पूरा हिस्सा बताता है। तो अगर ये बात है तो फिर हमें भी उसको काउंटर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि चीन बार बार ऐसे समय में ये बातचीत को उठाता है जब आपको बैकफुट पे, क्योंकि उसको लग रहा है G20 मीटिंग में अगर सक्सेसफुल होती है तो वो चीन के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। चीन भारत को बैलेंस करना चाहता है। उसको लगता है कि जिस प्रकार से भारत ने G20 की मीटिंग 1 साल से हो रही थी और बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सराहनीय है, ग्लोबल साउथ की वाइस बन के निकला है, तो ये जानबूझ के उसने मैप किया है और ये मुझे लगता नहीं कि चीन की मंशा है कि भारत से कोई रिलेशन इंप्रूव करे, बल्कि भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। और मुझे लगता है कि उसको एक ही जवाब है, टेट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अगर वो बात अरुणाचल की करता है तो हमें भी वन चाइना पॉलिसी पे सवाल उठाना चाहिए, तिब्बत ऑटोनमस रीजन के बारे में बात करनी चाहिए। हमारा बॉर्डर चीन से नहीं है, हमारा बॉर्डर तिब्बत से, और इसी प्रकार ताइवान से हमें अपने रिलेशन को अपग्रेड करना चाहिए और हमें बिल्कुल फिक्र नहीं करना चाहिए चीन का, क्योंकि जैसे को तैसा जब तक आप ये नहीं करेंगे चीन को, चीन आपको बैकफुट पे डालता रहेगा। और ऐसे टाइम में जब आपको चाहिए कि आज G20 की मीटिंग सक्सेसफुल हो, ऐसे में कोई ना कोई रोड़ा अटकाने की कोशिश करेगा। मैं ये भी मानता हूं कि जिस प्रकार से उसने ताइवान पे भी और साउथ चाइना सी पे भी बोला है, ये भी उसने बड़ा सोच समझ के बोला है, क्योंकि वहां पर अमेरिका भी होगा, बाकी गल्फी कंट्रीज भी होंगी जो G20 का हिस्सा है, कि किस प्रकार से उसने साउथ चाइना सी का पूरा हिस्सा वो 9 डैश लाइन से बदल के पूरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, स्पेशली फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, उनके साथ उसकी जो बातचीत है, जिसको वो कह रहा है कि सारा इलाका है। फिलीपींस ने तो इंटरनेशनल कोर्ट में भी केस जीत लिया, मगर चीन मानता नहीं। तो ये सच्चाई है। अब ये मानेगा कैसे, भारत का क्या कदम होगा, हमें इसको भी समझना है और वो गहराई से जितेंद्र ओझा जी ही समझा पाएंगे। जितेंद्र जी, चूंकि आपका अध्ययन इतना रहा है कि हम लोगों को भी कई बार मतलब समझना पड़ता है और गहरी नॉलेज आप रखते हैं, थोड़ा सा समझना चाहेंगे असर क्या होगा इसका? देखिए, जो अप्रोच है हम लोगों का वो 2 पेज होना चाहिए। टैक्टिकल अप्रोच जो जनरल साहब का है, मैं इससे 100% इत्तेफाक करता हूँ कि चीन को जिस तरीके से हो सकता है उसको डील करने की जरूरत है। हम चीन के साथ कोएग्जिस्ट कर ही नहीं सकते हैं, खास करके जब ये आप देखिए कि 2 बातें, एक तो पहला ये कि चीन के भीतर क्या दिक्कत आ रही है कि इकोनॉमिक स्टैग्नेशन है, बड़ा रिसेंटमेंट है शी जिनपिंग के खिलाफ, और उन्होंने जो नियम बनाए गए थे डंग जियाओपिंग के समय कि 2 से अधिक टेन्योर नहीं रहेगा, तो उसको हटा के पूरी लाइफ लॉन्ग ये आ गए हैं और आने के बाद जो है ये पूरी दुनिया से कॉन्फ्लिक्ट करना चाहते हैं। वो एक तरीका है कि भीतर में अपनी आपको कंसोलिडेट करने के लिए, ये एक बड़ी साफ बात है। लेकिन दूसरा तरीका है कि क्या करना चाहिए। निश्चित रूप से टैक्टिकली जो जनरल साहब कह रहे हैं वो करना चाहिए, और लेकिन स्ट्रेटेजिकली भी मैं बार बार कहता हूं कि हमें भीतर के इश्यूज को थोड़ा सा ठीक से हैंडल करना है। और जो इनडायरेक्ट वॉरफेयर है, जो दूसरे तरीके के युद्ध है, उसमें ऑलरेडी हम चीन हमारे ऊपर वो युद्ध कर रहा है। आप जब तिब्बत की बात करते हैं, देखिए जो चीन के इतिहास लिखी गई है जिसके साथ में, तो कहते हैं शीजी या शीजी, उसमें न तिब्बत का जिक्र है, न सिंजियांग का जिक्र है, न इनर मंगोलिया का जिक्र है। ये तीनों इलीगली ऑक्यूपाइड एरियाज हैं, ये चीन के हिस्सा कभी थे ही नहीं। आप देखें कि जो ट्रीटी ऑफ चुशूल 1840-42 के आसपास जो हुई है, उस ट्रीटी में भारत की सॉवरेंटी या डोगरा एम्पायर की जो सॉवरेंटी थी वो इस मानसरोवर लेक तक जाती है, जैदुल्ला पास तक जाती है, मयूम पास है वहां तक जाती है। ये तो उस एरिया को एडमिनिस्टर करने में दिक्कत होती थी, तो शिमला कन्वेंशन में या बाद में जो अर्दास जॉनसन लाइन बनती है तो हम उसे पीछे आते चलते जाते हैं और हम पीछे आते जाते हैं। और 1950 के दशक में 100 किलोमीटर भारत की टेरिटरी से अंदर होके इन्होंने जो रोड बनाया अक्साई चीन में, वो तिब्बत से सिंजियांग को लिंक करने के लिए। तो हमारा अप्रोच जो है हमेशा से सॉफ्ट रहा है, निश्चित रूप से कॉलोनियल ये रहा है
बाहर की ऑक्यूपेशन हाँ, रही है। ये जो गहरी बात आपने कही, इस पे हम थोड़ा सा बीच में रुकना चाहेंगे। लेकिन क्या हम आज वर्तमान में जिस हिसाब से चीन बढ़ रहा है, रशिया से उसकी दोस्ती हो गई है और ब्रिक्स देशों में जिन देशों को वो शामिल करवा रहा है वो भी उसके फेवर के कहे जा रहे हैं कि चीन की तरफदारी करते हुए भविष्य में शायद नजर आए, तो ब्रिक्स पे भी इसका असर पड़ रहा है। भारत क्या इस स्थिति में है कि चीन को वर्तमान में जवाब दे पाए? देखिए, युद्ध के बहुत से तरीके हैं। मैं डायरेक्ट कन्वेंशनल युद्ध में विश्वास नहीं करता। वो उस समय करना चाहिए जब आपकी ताकत एडवर्सरी से 10 गुना अधिक हो। बार बार मैंने कहा है, ये किसी किताब में देख के नहीं कहा है, ये मेरी अपनी थियरी है कि हर वॉर को, खास करके कन्वेंशनल वॉर को शॉर्ट, स्विफ्ट और डिसाइसिव होना चाहिए, नहीं तो कन्वेंशनल वॉर अवॉइड किया जाना चाहिए। नॉन कन्वेंशनल वॉर, संजू से भी बहुत पहले हमारे कौटिल्य का जो वॉरफेयर की जो थियरीज है कि भाई अपने आप को भी देखिए, अपने शत्रु को भी देखिए, अपने मित्र को भी देखिए, अपने न्यूट्रल जोन को भी देखिए। लेकिन सिर्फ देखने से बात नहीं बनती है रविंद्र जी, अपने इंस्टीट्यूशन को डेवलप कीजिए। और यहाँ पे हम पीछे हट जा रहे हैं, हम उन मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते जो मुद्दे बहुत जरूरी है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमसे बहुत बड़े बुजुर्ग जो डिप्लोमेट रहे हैं, उनके साथ पूरी सम्मान करके कि उनका अप्रोच बड़ा स्फेरिकल रहा है। उन्होंने कहा कि चीन ने इस तारीख को ये कहा, इस समय ये एग्रीमेंट थी। अरे चीन किसी की एग्रीमेंट को मानता ही नहीं है, कभी सच बात बोलता ही नहीं है। उसकी स्ट्रेटेजिक साइकी को समझने की कोशिश कीजिए, तो उसके भीतर के हालात को समझने की कोशिश कीजिए और उसकी कमजोरी को और अपने स्ट्रेंथ को भी समझने की कोशिश कीजिए। देखिए रविंद्र जी, आने वाले कई एक शताब्दियों तक न तो हम चीन के साथ शांति से रह सकते हैं, न पाकिस्तान के साथ शांति से रह सकते हैं, जब तक हम ये सोचेंगे कि हम अपने घर में चुपचाप होके बैठे रहे। हम तो कहीं बाहर गए ही नहीं। हमारे ऊपर आक्रमण जो मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी से शुरू होता है, हमने तो उनका कुछ बिगाड़ा नहीं, हम तो अपने घर में चुपचाप बैठे रहे। तो इस साइकोलॉजी से बाहर निकलिए कि हम चुपचाप बैठे रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात कही आपने, ये तो बहुत बड़ी बात। उनके घर में जाके उनको दुरुस्त नहीं करते हैं, तब तक जो है वो आपको परेशान करते ही रहेंगे रविंद्र जी। ठीक बात है, ये बहुत गहरी भी बात आपने कही कि हम क्या उस परिस्थिति में आज भी हैं, उस सोच के साथ आज भी बैठे कि कोई आया, आक्रमण कर गया, हम पे शासन कर गया और हम उसको अपनाते रहे, अतिथि देवो भव के नाम पर हम उनका स्वागत करते रहे। अब हमें उस सोच से बाहर निकलना पड़ गया। चीन ने फिर से रंग दिखाना शुरू कर दिया है, अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों को अपना बताना शुरू कर दिया है। भारत के पास क्या विकल्प? जितेंद्र ओझा जी ने एक सरसरी नजर डाली, आंखें खोलने वाली बात उन्होंने कही। मेजर साहब आपके पास आना चाहेंगे। 1965 में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार इस इलाके में रेखांकित करने की कोशिश की थी, इस इलाके को, जो कि जम्मू कश्मीर और तिब्बत के बीच का इलाका था। मैकमोहन लाइन को 1940 में मान्यता दी गई। पूर्वी सेक्टर, मिडिल सेक्टर और पश्चिमी सेक्टर, 3 चीजों पर कई बार बातचीत होने की कोशिश की गई। ब्रिटिश सरकार की अभी हम केवल बात कर रहे हैं। सीमाएं प्रस्तावित की गई, जॉनसन ऑडिग लाइन कहा गया। 1873 में फॉरेन ऑफिस लाइन पर बातचीत की गई। 1899 में मैकडोनल्ड लाइन बनी। ये तीनों लाइनें ब्रिटिश सरकार ने चीन को भेजी भी थी, लेकिन चीन की उस समय से लेकर अब तक चुप्पी और धीरे धीरे करके इंच दर इंच जमीन पर कब्जा करना। हम क्यों नहीं कभी इस स्थिति में आए कि हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या पुरजोर तरीके से इन सारी चीजों को सामने रखा कि भाई जब ये सारी चीजें उस दौर में हो गई हैं तो आप इस पर चर्चा क्यों नहीं कर सके? हाँ बिल्कुल। देखो रविंद्र साहब, सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको ये देखनी पड़ेगी कि जो तिब्बत था वो चीन का हिस्सा नहीं था। तिब्बत एक ऑटोनमस रीजन था। और हुआ क्या है कि जब ये भारत, जो ब्रिटिश इंडिया था उसका और तिब्बत ऑटोनमस रीजन का जो पैक्ट 1914 में हुआ था, उसको मैकमोहन लाइन को माना गया था कि ये बॉर्डर है जो हमारा ईस्टर्न सेक्टर है, जो कि लद्दाख का सेक्टर है। और इसमें जो चीन का रिप्रेजेंटेटिव आया था तो उसने साइन नहीं किया था और वो रिलेक्टेंटली वो बोलता है कि अगर साइन है तो वो रिलेक्टेंटली कराया गया था। तो सच्चाई ये है कि हमने जो ये इलाका है वो जो तिब्बत के साथ बॉर्डर था उसके साथ ये रिजॉल्व करके मैकमोहन लाइन है और मैकमोहन लाइन फॉलो करती है वाटर शेड प्रिंसिपल। इसका मतलब कि जो ऊंची चोटी है उसके तहत जाएगा, अगर पानी वहां गिरता है तो दोनों तरफ जाएगा। तो ऐसा जो मैकमोहन लाइन फॉलो है ईस्टर्न सेक्टर में जो कि अरुणाचल प्रदेश का है। और चीन अब उसको कुछ नहीं किया उसने 1950 तक, और अगर 1962 में भी अगर वो अरुणाचल प्रदेश में आया था तो वो वापस चला गया।
क्योंकि उसने मैक्रोन लाइन के पीछे गया। तो ये सच्चाई है, ये बाद में उसकी सोच विचार की है, वो एक प्रकार से काउंटर प्रेशर डाला आपके पास अक्साई चीन के लिए, क्योंकि उसने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर आपका दबा रखा है इलाका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, क्योंकि वहां से वेस्टर्न हाईवे गया है उसका शिंगजांग के लासा, और उसके बाद उसका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जा रहा है। तो वो बार बार अब तिब्बत ऑटोनोमस रीजन का हिस्सा बताने लगा है कि अरुणाचल प्रदेश को कि साउथ तिब्बत का है। मुझे लगता है ये इसकी सोची समझी साजिश है, ये एक काउंटर प्रेशर डाल रहा है भारत पे कि आप अक्साई चीन को चीन का हिस्सा मान लो। लेकिन हमारे सामने एक सवाल जो अभी जितेंद्र जी ने खड़ा किया कि हमको जहां पर ठोस एक्शन लेने चाहिए थे वहां हम नहीं ले पाए। अगर हम सिर्फ एक करगिल की बात कर लें, हम तो वहां पर अंदर तक घुस गए थे। हम हमेशा तीसरी ताकत का क्यों इंतजार करते हैं कि अगर उधर से कोई आर्डर आएगा तब हम उस पर एक्शन लेंगे? देखो ऐसा है, आप देखो जो बात आपको सोच समझ के पहुंची, ऐसा है कि आपके अंदर ताकत और क्षमता और काबिलियत कितनी है। आज की तारीख में जो आपके पास क्षमता और काबिलियत चीज के अगेंस्ट आई है, इतनी पहले तो थी नहीं, और आज आप उसको आंखों में आंखें डाल के कर रहे हैं। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, ये बात समझ नहीं, अरुणाचल प्रदेश, सुना मेरी बात, अरुणाचल प्रदेश 50 साल तक आपने डेवलप नहीं किया। क्यों नहीं किया? मैं तो वहां 3 चैनल पे, वो इसलिए कि ये सोचते थे चीन नहीं आ जाएंगे। तो ये किसकी कमी किसकी रही? ये तो एक के बाद एक गवर्नमेंट, देखो एक देश जो आजाद हुआ, जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, मुझे लगता है कि ये एक हर एक गवर्नमेंट की कमी है। और ये 15 साल से 10-15 साल से जो कुछ मिला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप का, आज चीन की हिम्मत नहीं की वो अरुणाचल में आ जाए, वो क्लेम कर सकता। इस पे जवाब ले लेते हैं। दूसरा, मैं अरुणाचल प्रदेश में लद्दाख की भी बात करता हूँ। हाँ, दास्तान में चीन वापस जाने इतनी जल्दी नहीं करेगा, मगर चीन को ये भली बात ही मालूम है कि जब से दरबुक शोक दौलत बेग और रोड बढ़ा ली हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, अगला कदम हमारा अक्साई चीन होगा। तो उसको भी डर है, ये मत सोचना कि अब हम कमजोर हैं। अब शायद अब कमजोर नहीं है। 50-60 साल पहले जो हमने डेवलप नहीं किया, आई थिंक वो बहुत बड़ी गलती है। इसको भी हम समझ लेते हैं। जितेंद्र जी, अब जो बात कह रहे हैं शिवाजी जी, वो कह रहे हैं कि आज हम इस स्थिति में हैं, इतने पावरफुल हैं कि हम चीन को आंख से आंख मिलाकर बात कर सकते हैं और चीन को लाल आंख दिखा सकते हैं। हकीकत समझना चाहेंगे आपसे, अगर ऐसा है उसके बाद भी चीन को ऐसा करना पड़ गया और हम कुछ कर पाएंगे या नहीं, ये भी हमें समझना होगा। रविंद्र जी, बहुत बातें मीडिया पे मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन चीन अक्साई चीन को छोड़िए, भारत के भीतर उसने ऐसा नेटवर्क बना रखा है और ऐसे ऐसे जगह नेटवर्क बना रखा है कि जहाँ पे ये सरकार, हमारी जुडिशरी चुपचाप बैठी हुई है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको तो छोड़ दीजिए कि ताकत की बात। 1970 तक भारत और चीन की इकोनॉमिक पावर बराबर थी। हम कई मामले में चीन से बहुत आगे थे। तो सवाल दूसरों को हम नहीं करें कि हमारी ताकत उस समय नहीं थी। उस समय सरकार की सोच थी कि सारे हिंदी चीनी भाई भाई हैं, हम सारे पोस्ट कॉलोनियल एक हैं। ये सोच निकालिए, अपने दुश्मन को, अपने पड़ोसी को, अपने न्यूट्रल लोगों के दिमाग में घुस के सोचने की कोशिश कीजिए। हम एक इनवर्ड लुकिंग सिविलाइजेशन है, हम बाहर देखना ही नहीं चाहते। हम सारी एनर्जी अपने भीतर के कलह में उलझा देते हैं और भीतर में जहां रूल ऑफ लॉ, गवर्नेंस और कोहेजन लाना चाहिए उस पर ध्यान ही नहीं देते। तो सवाल इस बात का है रविंद्र जी, और जांच जो आंख दिखाने की बात है, मैं कहता हूँ नहीं, कई एक तरीके होते हैं जिस तरीके से आप लड़ सकते हैं। सवाल आंख दिखाने का नहीं है। चीन को लग रहा है कि वो कुछ भी करेगा, करने के बाद जो है वो उसमें कामयाबी होने लगेगी और इस वजह से वो कह रहा है। और सवाल सिर्फ अक्साई चीन का और इसका नहीं है। मैं कहता हूं कि देखिए, जो अक्साई चीन की हम बात कर रहे हैं या तिब्बत की बात कर रहे हैं, ये कभी चीन के हिस्सा नहीं थे। तिब्बत की लिपि देवनागरी लिपि थी। सिर्फ 122 से 123 साल 1790 से लेकर 1912 तक जो है तिब्बत इसका पार्ट था। नॉमिनल सॉवरेनिटी थी। लेकिन हम जितेंद्र जी, समय थोड़ा सा कम है, माफी चाहेंगे। हम एक लाइन में आपसे एक फाइनल जवाब चाहेंगे। अब G20 होने जा रहा है, शी जिनपिंग वहां आएंगे, भारत का रुख क्या होना चाहिए और किस तरह से बात रखनी चाहिए? देखिए, भारत को न तो पाकिस्तान और न चीन को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए। कोई हमें अधिक सम्मान देने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने पाकिस्तान को ट्रीट किया, उसको ट्रीट किया। लेकिन इन तमाम समस्याओं का समाधान रविंद्र जी तब होगा
जब हम भीतर में कोहेजन बना के अपने पॉलिटिकल, अपने ब्यूरोक्रेटिक, अपने मिलिट्री, अपने इन तमाम चीजों को, अपने इकोनॉमिक, अपने टेक्नोलॉजिकल, उसको इतना मजबूत शिवाजी जी कुछ कहना चाहते हैं, सोचने से भी पहले संक्षेप करना शुरू करें। देखिए, ये जो हम डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स देंगे या मिलिट्री रिस्पॉन्स देंगे आज की तारीख में, वो टैक्टिकल रिस्पॉन्स होगा। मैं यही कह रहा हूँ कि टैक्टिकल रिस्पॉन्स के साथ साथ बहुत मजबूत स्ट्रेटेजिक अप्रोच की भी जरूरत है। ठीक है, शिवाजी जी कुछ कहना चाहते हैं। जितेंद्र जी थोड़ा सा माफ कीजिए, दिखाते रहेगा। शिवाजी 30 सेकंड में बात खत्म कर दीजिए, समय खत्म हो गया। और देखो, ये संक्षेप में रखनी पड़ेगी। आज वो भारत नहीं है जो पुराना भारत था। हर चीज बड़ी बड़ी बातें करना, आपको समझना चाहिए कि जो डेवलपमेंट आपने 10-15 साल में की है, वो अगर आप देश के आजाद होने के बाद स्टार्ट करते तो आज भारत बहुत आगे होना था। मगर देर आए दुरुस्त आए। आज आप उस काबिलियत में पहुंच गए हैं कि आपको वो रन नहीं कर सकता। आप लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश इसको बिलीव करें। आप अगर ये सोचे कि हमें सोचना होगा इस पर, हमें सोचना होगा कि आज हमारे साथ खड़ा कौन है ना शिवाजी जी, हमें ये सोचना होगा। समय इतना ही था शिवाजी, माफी चाहेंगे, माफी चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमें सोचना होगा, रशिया बेस्ट फ्रेंड भारत का और लंबे समय से, वो चीन के साथ अब उसके दोस्ताना संबंध बहुत बेहतर हो गए। नेपाल से दोस्ती अच्छी हो गई है, पाकिस्तान से पहले से ही दोस्ती थी, श्रीलंका में उसने अपने पैर जमा लिए हैं। हम अपने पड़ोसी देशों के साथ भी हमको रिश्ते और बेहतर करने होंगे, तब हम और सशक्त हो पाएंगे। लेकिन क्या भारत सिर्फ एक दिशा में बढ़ रहा है? और G20 में उसका रुख क्या रहेगा, हमें उसको भी समझना होगा। हर मुद्दे पर, जिस तरह की जितेंद्र ओझा जी कह रहे थे कि हर मुद्दे पर हमें बहुत सख्ती से आगे बढ़ना है, अपना स्टैंड लेते हुए आगे बढ़ना है, और शायद वो बात सही भी है। लेकिन भारत आज उस स्थिति में नहीं है जैसा पहले था। ये भी शिवाजी जी का भी कहना सही है कि हम आज बहुत मजबूत स्थिति में, और हम चीन को करारा जवाब देंगे। चीन को इतना हल्के में भारत को नहीं लेना चाहिए। भविष्य की बात है, G20 होगा तब देखेंगे क्या कुछ चीजें सामने आएंगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।